भाग 3। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। लड़के ने बूढ़े को ये एहसास दिलाने की गरज से कि वो अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है, रूखे ढंग से जवाब दिया, काम कर रहे हैं। दरअसल वो दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वो मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वो पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वो हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की, ताकि वो उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वो उनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके निजी अनुभव हों। वो इस फर्क को कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वो बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की अपनी कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वो थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था, और उसने लड़के से उस पुस्तक के बारे में पूछा जो वो पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वो रुखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की ये सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने वो पुस्तक बूढ़े को पकड़ा दी, दो वजहों से। पहली ये कि वो खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करे, और दूसरी ये कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वो कोई अजीबोगरीब चीज हो। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई खीज होती है। लड़के को झटका लगा। मतलब ये कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था, बल्कि उस पुस्तक को भी वो पढ़ चुका था, और अगर पुस्तक खीज पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वो उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। बूढ़े ने कहा, ये ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी पुस्तकें कहती हैं। ये पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नियति का चयन खुद नहीं कर पाते, और पुस्तक अंततः ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है। दुनिया का वह सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा। वो ये है, अपने जीवन के एक खास मकाम पर हमारा उस चीज पर कोई वश नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है, और हमारी जिंदगियां नियति द्वारा नियंत्रित होने लगती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गडरिया बनने का फैसला किया। ज्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफर करना अच्छा लगता है। ये जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा न हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक कुछ विचित्र सी थी। वो किसी अरबी की तरह लग रहा था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असाधारण बात नहीं थी। अफ्रीका टेरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से सकरी खाड़ी को पार करने भर की जरूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे दिए जाते थे, खरीदारी करते हुए और दिन में
कई बार अपनी विचित्र सी प्रार्थना करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं एक गडरिया हूं और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूं, लेकिन मैं हूं तो एक ही जगह का रहने वाला। वो शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वही हुआ था। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वो पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वो अज्ञानी लगेगा। वो कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। वे यहां वहां आ जा रहे थे और सबके सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की। वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है, अभी भी कोई सुराग नहीं। लेकिन इतना वो जानता था कि सलेम एंडालूसिया में तो नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में जरूर सुना होता। और आप सलेम में करते क्या है? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सलेम में क्या करता हूं? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलेम का राजा हूं। लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती, और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हों, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वे आपको अपने आश्चर्यजनक किस्से सुनाती है। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती है कि आपको ये भी नहीं सूझता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने कहा। वो समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी जिंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो ये एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब खीज होने लगी थी। वो तो कोई मदद मांग नहीं रहा था, ये तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना ख्वाब याद आया और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन ये बूढ़ा, जो मुमकिन है उसका पति हो, कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वो एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के बदले ज्यादा पैसा ऐंठ सके जिस चीज का वजूद भी न हो। ये बूढ़ा भी शायद जिप्सी है। लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज इतनी तेजी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गई। बूढ़े ने उस चीज को इतनी फुर्ती से अपने लबादे से ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वो पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी मां और अपनी पाठशाला के नाम लिखे देखे। वहां उसने दुकानदार की लड़की का वो नाम भी पढ़ा जो वो खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलेम का राजा हूं, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी गडरिये से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजह हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है
कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी नियति क्या है। उनकी जिंदगी के उस मकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और न ही उस हर चीज की लालसा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी जिंदगी में घटित होते देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में ये विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था, उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन वो उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जरूर जानना चाहता था। जब वो सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वो बहुत प्रभावित होगी। ये शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वो तुम्हें अपनी नियति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। वो तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है। तुम जो भी कोई हो या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि ये इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारी मुहिम है, चाहे वो इच्छा यात्रा करने की ही क्यों न हो, या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों न हो, हाँ, या खजाने की खोज की ही क्यों न हो। इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है और उनके दुख, दोष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी है और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों खामोश होकर चौक और वहां शहर के लोगों की गतिविधियां देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़े क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वो आदमी भी अपने बचपन में यात्रा करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर वो कर सकते हैं जिसका वे ख्वाब देखते हैं। उसे गडरिया बनने का फैसला करना चाहिए था। लड़के ने कहा। हां, उसने इस बारे में सोचा था। बूढ़े ने कहा, लेकिन बेकरी वालों की अहमियत गडरियों से ज्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिये खुले में सोते हैं। मां बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे। लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया तो उसके दिल में एक हुक उठी। उस लड़की के शहर में निश्चय ही कोई बेकरी वाला होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी। अंततः गडरियों और बेकरों के बारे में लोगों के ख्याल उनकी अपनी नियति से ज्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़े ने पुस्तक के पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वो उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और तुम उस मकाम पर हो जब तुम ये सारी कोशिश रोक सकते हो। और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह नहीं होता, लेकिन हां, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूं।
कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छी सूझ की शक्ल में प्रकट होता हूं। कभी किसी निर्णायक क्षण में स्थितियों को आसान बना देता हूं। और भी कुछ मैं करता हूं, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खनिक खदान खोदने वाले के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर की शक्ल अख्तियार करनी पड़ी थी। उस खनिक ने पन्ना को खोद निकालने की खातिर सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वो एक नदी पर काम करता रहा था और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट पलट डाला था। वो खनिक अपनी सारी कोशिशों को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था जब अगर वो मात्र एक और पत्थर को जांचता तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। चूंकि वो खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें भागीदारी करने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ गए थे, जिससे वो इतना नाराज और कुंठित था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उसने उसको इतनी जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वो टकराया वो टूट गया और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी जिंदगी के शुरुआती वर्षों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं। बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा, शायद इसीलिए वे जल्दी ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। खजाना पानी के तेज बहाव से उजागर होता है और वही तेज बहाव उसे दफना देता है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। भाग 3 समाप्त।